चलिए, कक्षा 10 के विद्यार्थी आप लोग ध्यान देंगे। जैसा कि कोरोना महामारी के कारण आपकी कक्षाएं विद्यालय में व्यवस्थित रूप से नहीं प्रारंभ की जा सकी हैं, इस वजह से ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था आपके लिए की जा रही है। आशा करते हैं आप इसको गंभीरता से लें और पूरा फोकस इस पर करें। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण से हम परिचित हैं। कक्षा 9 में हम रैखिक समीकरण को देख चुके हैं। चर राशि भी हम जानते हैं। चर राशि का मतलब होता है अलग अलग परिस्थितियों में जो अपना मान बदल सके, उसे हम चर राशि बोलते हैं। तो अब हम ऐसे समीकरण को देखेंगे जिनमें दो चर राशियां होंगी, जैसे कि x तथा y। हमें दो समीकरण इस तरह के दे रखे होंगे तो उसको बोलते हैं युग्म, यानी कि जोड़ा, ग्रुप। उन दो समीकरणों को हमें एक साथ हल करके बताना है। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब होता है उसमें जो चर राशि है उसका मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर जब हमारे पास दो समीकरण होंगे, दोनों में चर राशियाँ सेम होंगी, x तथा y, तो हमें उन चर राशियों के ऐसे मान ज्ञात करने हैं जो उन दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करें, एक साथ उन्हें सेटिस्फाई करें। तो वहाँ जाने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखना है। जब भी हमारे पास दो समीकरण होते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक समीकरण हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब आप यहाँ पे देखिए x तथा y ये चर राशियाँ हैं। a1 b1 c1, a2 v2 c2 ये क्या है? ये अचर राशियाँ हैं, इनको हम गुणांक बोलते हैं। जब आप रियल क्वेश्चंस देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दिखेंगी, x और y एज इट इज़ दिखेंगे आपको, लेकिन उनके साथ यहाँ पर कुछ संख्याएं होंगी, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इस तरह से 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इस समीकरण को देखिए। जब आप इस समीकरण की तुलना आप इससे करेंगे तो आप देखेंगे कि a1 की जगह क्या रखा हुआ है 2, v1 की जगह क्या रखा हुआ है 3, c1 की जगह रखा हुआ है 5। तो मतलब ये है कि x का गुणांक है a1, y का गुणांक है b1 और अचर पद है c1। तो यहाँ पर a1 का मान 2 हो गया, b1 का मान 3 हो गया और c1 का मान 5 हो गया। तो इस तरह से आपके सामने समीकरण आएंगे। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी रेखीय समीकरण होता है वो सदैव एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। जब भी हम किसी रैखिक समीकरण की बात करते हैं तो वो एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, उसे प्रदर्शित करता है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो समीकरण है इससे निरूपित रेखा कुछ इस तरह से है। दूसरे समीकरण से निरूपित रेखा मान लीजिए ये है। तो ये एक पहली संभावित स्थिति है, मतलब दो समीकरणों से निरूपित रेखाएं किस तरह से हो सकती हैं। जब हम उनको संयुक्त रूप में देखते हैं तो वहां पर तीन स्थिति हमारे सामने निकल के आ सकती हैं। पहली स्थिति ये है। दूसरी स्थिति ये है कि रेखाएं इस तरह से हों। मान लीजिए ये वाली रेखा इस समीकरण द्वारा निरूपित है, ये वाली रेखा इस समीकरण द्वारा निरूपित है। तीसरी स्थिति, पहले समीकरण से निरूपित रेखा थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये है। फिर जब हम दूसरे समीकरण से निरूपित रेखा को दिखाएंगे वो भी इसके जस्ट ऊपर ही आएगी।
दिस इज अवर थर्ड केस, ये हमारी तीसरी स्थिति है। दोनों रेखाएं हैं ये एक दूसरे के ऊपर, इनको बोलते हैं समपाती रेखाएं। तो अगर केस इस तरह से है तो आप देख सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इसको बोला जाता है अद्वितीय हल। आ मतलब नहीं, द्वितीय मतलब दूसरा, मतलब सिर्फ एक हल है। तो इसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल। इसको बोलते हैं कोई हल नहीं, और इसको बोलते हैं अनंत हल। ये है अनंत हल। इसमें क्योंकि अनंत प्रतिच्छेद बिंदु हैं, ध्यान रखिए, एक प्रतिच्छेद बिंदु एक हल, अनंत प्रतिच्छेद बिंदु अनंत हल। या तो एक हल होगा या अनंत हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। आप इनको देखिए, ये रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। तो ये तीन स्थितियां हैं। तो अभी तो मैंने क्या किया, मैंने रेखाएं निरूपित करके आपको बताया। तो क्या हर बार हम ऐसा ही करेंगे? समीकरण दे रखे होंगे, उनसे रेखाएं बनाएंगे जैसे कि हम पहले बनाते थे, और फिर देखेंगे कि वो काट रही या नहीं काट रही। क्या हर बार ऐसा करेंगे? नहीं। हम बिना रेखाओं को निरूपित किए भी मात्र समीकरणों को देख के ये बता सकते हैं कि उनमें कौन सी स्थिति हमारी आ रही है। उसके लिए हमें कुछ नियम अपने कंठस्थ करने पड़ेंगे। तो देखिए, ये वाला हल, ये स्थिति कब आती है? अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर ना हो तो ये वाली स्थिति आती है जहाँ पर अद्वितीय हल होता है। तीसरी ये वाली देखिए, अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगी। और जब हम इसकी बात करते हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि ये तीनों चीज़ें ही बराबर हो जाएं। तो आपको इन दोनों में डिफर करने के लिए यहाँ पर आपको ये भी दिखना पड़ेगा। अब देखिए, मान लीजिए a1/a2 b1/b2 के बराबर आ गया, तो वो तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही है। तो पता कैसे पड़ेगा कि ये वाला केस है या ये वाला केस है? पता ऐसे पड़ेगा कि आप c1/c2 को निकाल के देखेंगे। अगर c1/c2 भी इन दोनों के बराबर ही आया तो फिर वो ये वाला केस हो जाएगा जिसमें अनंत हल होंगे। वास्तव में वो दो रेखाएं होंगी नहीं, वो एक ही रेखा होगी, समपाती रेखाएं उन्हें हम कहेंगे। और ये वाला केस अगर ये इसके बराबर नहीं आया तो मतलब वो दो रेखाएं समांतर हैं, तो वहाँ पर कोई हल नहीं होगा। और ये वाला केस, अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो c1/c2 पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, वो बराबर हो या ना हो किसी के, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों के बराबर ना होने से ही स्पष्ट हो जाएगा कि वो दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, और अगर काटेंगी तो अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा। अब और अच्छी लैंग्वेज में इस स्थिति को बोलते हैं कि जो हमारा समीकरण युग्म है वो सतत है। इस केस में बोलते हैं असतत। इस केस में चूंकि हल हैं तो उसको बोला जाएगा सतत अनंत हल। सतत तो है लेकिन अनंत हल है। इसमें सतत है अद्वितीय हल। मतलब ये है, अगर समीकरण युग्म का हल निकल रहा है, हल है, तो उसको सतत बोलेंगे, और अगर हल नहीं है तो उसको असतत बोलेंगे।
सतत में दो स्थितियां हो सकती हैं, उसका अद्वितीय हल हो सकता है या फिर उसके अनंत हल हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि समीकरण दिए होने पर केवल गुणांकों के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में आएंगी हमारी रेखाएं, यानी कि समीकरण युग्म सतत है या असतत है। अगर सतत है तो उसमें एक हल है या अनंत हल है। तो ये कंडीशंस हमें याद रखनी पड़ेंगी, ध्यान रखिए। तो ये आपका इसका पहला कॉन्सेप्ट हो गया है।